जो इससे लेट अब लोग आएंगे वो अब इसको रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। आपके कोऑर्डिनेटर को मैंने कह दिया, अब वो जो इससे लेट आने वाले हैं उनको खुद ही रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता रहेगा। तो ओवरऑल जी, आई एम Sayed Awais Kilani, and I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. My last assignment was as a project director, data repository project with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. And my PhD is in progress, strategy and public policy. My MPhil was in project management, and my graduation was in economics from GC University Lahore. एंड बिसाइड दिस हमारी जो इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे को तकरीबन इट्स बीइंग 3 years ऑफ सक्सेस, एंड अराउंड 250 प्लस स्टूडेंट हमारे वो हैं जो इस दौरान हमसे जो तैयारी करके वेरियस गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर चुके हैं, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह को मोर देन 30 इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर्स जोन से आफ्टर CSSPMS सर्व कर रहे हैं। तो हमारा जो तरीक़ेकार है आज का, जो आपको ये डेमो क्लास देने का पर्पज़ है, जो आपकी वीकली बुनियादों पर रखी गई हैं, जिसके लिए भी हमने कुछ वेट भी किया है। हम इब्रार बेटे यहाँ टाइप करके बताओ कि यास्मीन को, इसको आवाज़ नहीं सिस्टम जा रही होनी, इन्हें बताओ कि आप ज्वाइन विद ऑडियो करें। तो आज की जो आपका क्लास का मकसद है, ये एज अ ट्रायल क्लास हमने आपके लिए अरेंज की है, जो आप लोग नए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जस्ट टू टेल द पैटर्न ऑफ अ स्टडी, दैट हाउ वी आर गोइंग टू लीड यू। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अमंग द टॉप इंस्टीट्यूट in terms of producing result with 37 to 39% of percentage in, you can say, passing ratio in our batches। तो अगर आप इस सेंस में बात करें तो याद रखें, जब भी आपने किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक अब मैंने आपको करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी खुद पढ़ानी है, तो मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके लिए है वो यही है कि आपको ये पता हो कि उस सब्जेक्ट के बारे में एग्जामिनर ने किस कॉन्टेस्ट में सवाल करना है। आप करंट अफेयर बिल फर्ज आप नाइजीरिया के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप कमोडिया के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप किसी भी यूरोपियन को, छोटी सी स्टेट है माल्टा के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्लोवाकिया के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। गोया की ये चीजें भी करंट अफेयर हैं, लेकिन ये वो करंट अफेयर नहीं है जिनके बारे में आपको पेपर में सवाल किया जाना है। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि आपको ये समझना है कि आपको किन पैरामीटर्स के तहत एग्जामिनर ने आपको पेपर में चेक करना है, किन पैरामीटर्स के तहत आपसे सवाल किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी अहम चीज है वो मेरे बच्चों ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन करनी है उसके लिए किस सोर्स को कंसिडर करना है। यानी कि जो इनपुट है जिसको आपने यूज करते हो अपनी प्रिपरेशन करनी है, वो कौन सा इनपुट है, कौन से आपने डाटा आपने कहाँ से लेना है, किस चीजों को आपने पढ़ना है, किन चीजों को आपने छोड़ना है। ठीक है, अगर आप वो कर रहे होंगे तो दैट मीन्स कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर रहे होंगे तो फिर आप कभी भी जौन सा जितनी मर्जी भी मेहनत कर ले, आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आपको सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए। सिलेबस की क्लैरिटी ये नहीं कि जो आउटलाइन में लिखा है आपको सिर्फ पता है तो इसका मतलब क्लैरिटी है। सिलेबस की क्लैरिटी ये भी है कि आप अगर अगर प्रेजेंट बात करें, ये आउटलाइन तो आप सबके सामने है। एग्जामिनर ने जब आपका सिलेबस देना है उसने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसने स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करना है, मीन योर नेशनल अफेयर। उसने उसके बाद टारगेट करना है योर रीजनल अफेयर, और उसके बाद उसने टारगेट करना है मेरे बच्चों योर इंटरनेशनल अफेयर। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि कौन से रीजनल अफेयर को टारगेट करना है। एक सेकंड में ये यहाँ पे टाइप करके बता दूं ताकि ये जो ज्वाइन विद ऑडियो नहीं कर पा रहे इनको आवाज नहीं जा रही उन्हें। अच्छा, तो अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है कि आपने जो चीजें उनको प्रायोरिटाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, जस्ट लाइक अगर बात करें आप पाकिस्तान के नेशनल अफेयर की, तो नेशनल अफेयर में पहले ये तो पता करें कि इस टाइम इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस टाइम ये जो आपका इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, इससे पहला जो टाइम गुजरा है उसके अंदर आपका सोशली जो पेंडेमिक आया हुआ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट इन प्रेजेंट टाइम बीइंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से यास्मीन को आवाज आ जाएगी, ज्वाइन विद ऑडियो कर रही है वो। अच्छा, अब जो प्रेजेंट टाइम बीइंग है, अब आपको क्या पता होना चाहिए। आपकी इस टाइम डिस्टेबलाइजेशन है, वो डिस्टेबलाइजेशन कौन सी है आपकी इस टाइम जौन सी है, वो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है। ठीक है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो आप इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं। तो ये दोनों चीजें आपके लिए जो आपके नेशनल अफेयर है उनसे रिलेटेड है।
फिर अगर आप बात करें आपके रीजनल अफेयर की, तो रीजन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगेन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रीजन, देन यू शुड नो द रिलेशनशिप विद योर नेबरिंग कंट्रीज। द रिलेशनशिप विद योर नेबरिंग कंट्री मींस अफगानिस्तान में क्या चल रहा है इस टाइम, ईरान में क्या चल रहा है जो आपके इमीडिएट नेबर है, ठीक है। आपके पास इस टाइम चाइना में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ये आपका जौन से आ जाते हैं आपके रीजनल अफेयर। इसके बाद जो तीसरी लेयर आपकी आती है वो आती है आपके ग्लोबल इश्यूज। अब ग्लोबल में गोया के ग्लोबल में तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे होंगे, हर इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कंट्रीज जिनका होना या ना होना या जिनका कोई भी एक्शन आपको डायरेक्टली जो उनसे इंपैक्ट करता है, जस्ट लाइक जो बाइडेन ने कल एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के न्यूक्स के बारे में। अब उस स्टेटमेंट ने बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट आई अमेरिका की तरफ से। अब यही स्टेटमेंट अगर जो बाइडेन की जगह बिलफर्ज कह लें कुछ चीकोस्लोवाकिया का या किसी लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्री का कोई बंदा देता, हमें उसकी प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, बोलता अपने मुंह से बोलता रहे। बट जब अमेरिका ने वो स्टेटमेंट दी, सो दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर यू इन योर इकोनॉमिक टर्म्स, इन योर पॉलिसी टर्म्स एंड इन योर डिप्लोमेटिक टर्म्स। तो अब इस कंडीशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर बात करें पाकिस्तान इश्यूज की, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप की बात करें, आपके चारों तरफ देखें किस किस कंट्री में क्या हो रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अफगानिस्तान में इस टाइम चल रहा है, चाइना की डेवलपमेंट चल रही है, और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है आने वाले दिनों के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगा, जो कि ईरान में अगेंस्ट थियोक्रेसी लोग खड़े हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया है, तो इंडिया जैसा कि अब एक नई गेम छिड़ पड़ी है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में इंडिया इस काबिल हो रहा है कि इंडिया विल बी यू कैन से इकोनॉमिक जाइंट इन द रीजन एंड यू कैन से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अब इस कंडीशन में जब ये केस होने जा रहा है कि इंडिया विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक यू कैन से प्लेयर ऑफ द ग्लोब, जो टॉप 3 में आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल क्रिएट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान बिकॉज योर यू कैन से एनिमी, और जिसके साथ आपका प्रॉब्लम है जैसे जैसे मजबूत होती जा रही है तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही। तो ये होगी पहली अंडरस्टैंडिंग कि आपने सिलेबस की क्या करना है। अब अगर आप पूछे सर कि जब हम लोग पेपर बनाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो 500 से ऊपर लोगों को मैंने खुद हायर किया है डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। फिर हमारे अब स्टूडेंट, अल्लाह का शुक्र है, जब 250-300 स्टूडेंट हमारे हाथ से गुजर चुका है, उसके बाद 30-35 एसी हमारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर सर्व कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर आप हमसे ये पूछें कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स, तो आप सवाल कैसे देंगे। तो याद रखें मेरे बच्चों, आपके पेपर को अगर एमसीक्यूज कॉन्टेस्ट में बात करें तो 20 नंबर को हमने डिवाइड करना होता है 2 पार्ट्स में, एक आपका प्रेजेंट, एक आपका पास्ट। प्रेजेंट को करंट अफेयर कहते हैं और पास्ट को जनरल नॉलेज कहते हैं। और इन दोनों हिस्सों में से फर्दर हमने 3-3 सवाल उठाने होते हैं। 3 सवाल आपके उठाएंगे हम नेशनल अफेयर्स के, 3 उठाएंगे आपके रीजनल अफेयर्स के, और 3 ही उठाएंगे आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के। सो नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल, ये 3 पार्ट से हम 3-3 सवाल उठाते रहेंगे। जस्ट लाइक अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान में यू कैन से इस टाइम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट क्या है या पाकिस्तान का जीडीपी क्या है, तो ये आपका नेशनल अफेयर है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि अफगानिस्तान को इस टाइम तालिबान में कौन लीड कर रहा है, ये आपका रीजनल अफेयर है रीजन में से। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो बाइडन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंशियल हायरार्की में उसका क्या नंबर है, ये आपका इंटरनेशनल अफेयर है। याद रखें बच्चों, करंट अफेयर ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जो मैंने देखा है कि लोग पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उन्हें राइट गाइडेंस नहीं मिलती। सो वन ऑफ द की मेजर कंपोनेंट ऑफ योर प्रेपरेशन इज कि आपको ये पता हो कि आपको राइट मेंटोरशिप मिल रही है, राइट गाइडेंस मिल रही है, आपको सही तरह गाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर राइट गाइडेंस है तो आप कामयाब हैं, अगर राइट गाइडेंस नहीं है आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो पहली बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात जो इसके बाद आ जाती है कि अब जब आप हमारे पास आ रहे हैं, हमारा तर्जे वो जो तरीका कार है वो क्या है जिसके मुताबिक हमने आपको प्रिपरेशन करवानी है। सिलेबस आपको समझ आ गया है, इस सिलेबस को फर्दर हमने ब्रेक डाउन किया आपके फर्दर सब टॉपिक्स में, ये आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जिनको हमने फर्दर अपनी आगे क्लासेस में रेगुलरली पढ़ना है। अब
अगली बात ये आ जाती है कि हमने किस सोर्स को कंसिडर करना है, जो आपको मटेरियल देना है हमने वो क्या है। देखिए हमने जो आपको CSS PMS के कॉन्टेस्ट में मटेरियल देना है, कंप्लीट तमाम लेक्चर्स हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। ये आपके सामने इस टाइम डिटेल मौजूद है, ये सारे वो लेक्चर्स हैं जो 1-on-1 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हमारा जो तरीकेकार है, अब जस्ट लाइक अगर ये इंडियन पैसिफिक ओशन के टॉपिक को उठाते हैं हम, ठीक है, टॉपिक वाइज जिस तरह हमारी प्रिपरेशन होती है, ये देखें। अब ये आपकी 92 पेजेस की स्लाइड है, जिसमें इन डिटेल एक एक चीज मेरे बच्चों आपके सामने डिस्कस की हुई है, विद मैप्स, विद कोटेशन, विद इंपॉर्टेंट रीडिंग्स, हर चीज वो है जो हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। याद रखें, अब से जो पहले पेपर थे CSS के वो कंप्लीटली रट्टा बेस होते थे, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन चल रही है, अब एनालिसिस बेस्ड पेपर आते हैं। उसके लिए आपकी स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने तकरीबन आपका 1 से 2 महीने का बेसिक फाउंडेशन कोर्स रखा है कि आपको चीजों को पढ़ के उससे डाटा निकालना और उससे लिखना सिखाया जाए, जो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा है। हमारे जो भी CSS के लोग पास आउट हो रहे हैं, इट्स आर सक्सेस के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में बैठ के लम्स जैसे इदारों के भी स्टूडेंट हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे जो उनसे इदारे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हमारे पास यहाँ पे इन फॉर्मल क्लासेस में मौजूद हैं, जो हमसे तैयारी करके अपने इस जो से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अब जो आपके सवाल है पहले वो मुझसे पूछें, फिर मैं आगे बताता हूँ। जी स्टूडेंट, कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है किसी का? चले, ये चीज तो होगी क्लियर। आपको उसके बाद जो दूसरा कॉन्टेस्ट आ जाता है वो आ जाता है MCQs के। बिल्कुल सलमान, सबसे जो बेसिक है ना, वो इंग्लिश का ही होता है। ऑब्वियसली जब इंग्लिश का हम आपको करवाते हैं, ये तो करंट अफेयर की बात करो, इंग्लिश का भी इसी तरह विद फाउंडेशन आपको हम आर्टिकल्स जो से हैं उन पे काम शुरू करवाते हैं, और उन आर्टिकल से अगर आप देखें उसको फर्दर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आपको उससे कि आपने इसमें ग्रामेटिकल एरर कैसे अपने दूर करने हैं, फिर ग्रामर की क्लासेस होती हैं जो मियां जमानुल्लाह, वन ऑफ द सीजन मेंटोर, जिनके पूरे लाहौर में नाम है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, फ्रॉम टेंसेस, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, वो आपकी प्रिपरेशन शुरू करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह सब सब्जेक्ट की, अभी तो स्पेसिफिकली मैं करंट अफेयर की आपको बता रहा था जो हमारा तरीकेकार है। फिर इसी तरह अगर आप MCQs कॉन्टेस्ट में बात करें, ठीक है, क्योंकि आपका CSS PMS से पहले भी MPT है, फिर हमारे जो ऑल गवर्नमेंट जॉब के 1 पेपर के सेशन चल रहे हैं, इसमें भी हमारी इसी तरह फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। और एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैंने तमाम जो फैकल्टी मेंबर उनको ये टारगेट दिया हुआ है कि एटलीस्ट इस किस्म की प्रिपरेशन करवानी है हमने कि एटलीस्ट जो है हर क्लास में बच्चे में 5 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा हो। इसमें भी इसी तरह जो हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको कंप्लीट जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। फिर जो आपको नोट्स प्रोवाइड दिए किए जाएंगे मेरे बच्चों, वो आपके सामने मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, वो इस फॉर्म में आपके नोट्स होंगे, ये देखें। ठीक है, अब इससे पहले आपका जौन सा है सेशन हमारे साथ हो चुका होगा, जिसमें आपको सारे जौन से वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाई जाएगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम यू कैन से 18th सेंचुरी, आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को कवर करते जाएंगे। और बेसिक यही जो हमारा काम है एज योर मेंटोर, कि हमने आपकी एफर्ट को रिड्यूस करना है, और वो चीजें जो आपको यू कैन से कि वैसे आप खुद 10 दिन भी पढ़ती रहे और आपको समझ ना आए, हमने उन्हें एक दिन में जो चीजें आसान तरीन तरीके में और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें निकाल के हमने मेमोराइज कर लेना है। जी यास्मीन, को सवाल है बेटा, हैंड रेज किया आपने? यास्मीन? जी बच्चों, ऑल क्लियर? सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द इंट्रोडक्टरी सेशन। अब आ जाए जनाब फॉर्मली अपनी स्टडीज की जानब, जो आपका एक ट्रायल सेशन मेरे साथ होना है, उसके लिए हम अपने जो है फॉर्मल क्लास की जानब चलते हैं। ये लें जी, जब भी आपने करंट अफेयर को पढ़ना है, ठीक है, तो वो जो सिरा है ना, वो जिससे यू कैन से द बेस ऑफ एवरीथिंग, अगर आप किसी चीज को पढ़ना चाह रहे हैं तो वो ये कि उसकी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होनी चाहिए, जो 99% स्टूडेंट की क्लियर नहीं होती, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मैप। when you are unable to understand the map, it mean
you will never you can say create a grip on this subject. इसके लिए अब आपको क्या करना है मेरे बच्चों, आपको इस मैप को समझना है, और मैप को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको डायरेक्शन का पता हो। आपने जब भी डायरेक्शन देखनी है मैप में, आपको क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, अगर एमसीक्यूज की बात करें तो आसान तरीन सवाल की बात करें तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान के वेस्ट पे क्या है। बेसिकली सवाल आते हैं इन सीज के बारे में, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ये जो है इन सीज के बारे में सवाल पूछता है कि ये इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या है। अब डायरेक्शन याद रखना सबसे मुश्किल काम है जो स्टूडेंट्स को जल्दी समझ नहीं आता। आपने क्या करना है मेरे बच्चों, जब आपके सामने मैप आए, ठीक है, ये मैं आपके सामने जरा इसको एक सेकंड, जो अपना बोर्ड मार्कर इसको एडजस्ट कर लूं। ये देखें जी, जब भी आपके सामने मैप आएगा, ठीक है, आपने मैप के ऊपर जौन सी है वी, जौन सा वी आर गोइंग टू स्कूल में जो आता है वो वी लिख लेना है। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे लिखा है वी, ठीक है, ये मैंने आपको आर्जी तौर पे लिख के दिखाया है, जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे वैनिश हो गया। अब डब्ल्यू आपका है लेफ्ट साइड पे, यानी कि जो पाकिस्तान की लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ये देखें, ये जो आपके सामने है ये आपका वेस्ट साइड है, ठीक है। पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, ठीक है। ई आपका आया था राइट साइड पे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो से आपका, ये इंडिया आपकी ईस्ट पे है। नोज आपने हमेशा याद रखना, नोज ऊपर को होती है, सो नॉर्थ विल बी और अपर साइड, ठीक है। तो ये आपका अपर साइड आएगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ पे आपके चाइना सेंट्रल एशिया है, और ये आपका आ गया साउथ, ये जो आपकी डाउनर साइड है, यानी कि ये जो इंडियन ओशन अरेबियन सी है ये आपके साउथ पे है। अब जिन जगहों के बारे में वो सवाल करता है, ये आपकी मेडिटेरियन सी है, इसके बारे में वो एमसीक्यूज में सवाल पूछ लेता है आपका कि मेडिटेरियन सी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या है। तो मेडिटेरियन सी का नॉर्थ हिस्सा बनता है ये ऊपर वाला, ये मेडिटेरियन सी है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का बनता है। तो मेडिटेरियन सी के नॉर्थ पे क्या है को बताएगा, जो ये वाला हिस्सा पूरा है इसको क्या कहते हो स्टूडेंट्स? वेरी गुड, एक्सीलेंट आके बेटा, मेडिटेरियन सी के नॉर्थ पे यूरोप है, ठीक है, और बेसिकली इसको आप वेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें वेस्ट इसको इसलिए कहते हैं ना कि आपके यहाँ पे वेस्ट पे, ये देखें ये वाला सारा हिस्सा आपके वेस्ट पे बनता है। उसके बाद अगर आप बात करें, जी बेटा कोई सवाल सलमान? सलमान हैंड रेज की है, कोई सवाल है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, लिख के ही पूछ सकते हो। अच्छा, हमारी क्लास का बेटा दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो क्लास की होती है रिकॉर्डिंग, अगर किसी क्लास मिस हो जाए तो उसे रिकॉर्डिंग मिल जाती होती है, ठीक है। दूसरा, आप क्लास में जब चाहें, सिमिलरली यू आर आस्किंग इन अ फिजिकल क्लास, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको किसी टाइम भी इस चीज पे कोई नहीं रोका जाता कि आप अनम्यूट ना करें। ओके बेटा, अब तक चीजें समझ आ रही हैं, ये डायरेक्शन सबको समझ आ गई है। डायरेक्शन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गई तो समझिए अगला करंट अफेयर का सारा काम आसान होने जा रहा है। कोई सवाल यस किसी का सर। अब तक? गुड गुड सर आके बेटा, एक गुड। आगे चलें जी। अब आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बाद पूरी दुनिया का एक चक्कर इस टाइम लगाना है, और इस टाइम के जो अफेयर्स चल रहे हैं हमने उनको देख लेना है कि पूरी दुनिया में क्या क्या मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान के वेस्ट पे मैंने आपको बताया है कि ईरान और अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान और ईरान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान के अफेयर्स की अगर आप बात करें तो लास्ट 20 ईयर से ऑन द नेम ऑफ वॉर और टेरर अमेरिका अफगानिस्तान में रहा है। इस टाइम अमेरिका वहां से निकला है और दोबारा तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। ये है आपका अफगानिस्तान, ये देखें, जहां पे इस टाइम दोबारा तालिबान की हुकूमत है, और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उसके साथ साथ अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी पूरी दुनिया पे बहुत गहरा इंपैक्ट क्रिएट करती है, बिकॉज ये तालिबान वो तालिबान है जिन्होंने यहाँ से अमेरिका को निकाल भगाया है विद द हेल्प ऑफ गोरिल्ला वॉर। ये आपका ईरान है, ईरान जौन सा है ये एक थियोक्रेटिक कंट्री है, ये चीजें लिखते जाएं,
जो नहीं लिख पाएंगे कोई मसला नहीं, बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उससे सुन सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका ईरान है। ठीक है, ईरान थियोक्रेटिक कंट्री है। जो गवर्नमेंट की किस्में हैं वो बेसिकली आपकी होती हैं 4। थियोक्रेसी कहते हैं उस हुकूमत को जो मजहब के नाम पे की जाए। मोनार्की कहते हैं बादशाहत को। लिख लें, थियोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप कहते हैं आमरीत को, और डेमोक्रेसी कहते हैं आपकी जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, उसको आप नॉर्मली जो है डेमोक्रेसी कह रहे होते हैं। जिन दो चीजों का आपको नहीं पता था वो मोनार्की और थियोक्रेसी है। मोनार्की मीन्स बादशाहत, थियोक्रेसी मीन वो हुकूमत जो मजहब के नाम पे कायम की जाए, जस्ट लाइक आपके ईरान में है। ये लिख लें, एक सेकंड। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आके बेटा। जी सर, आपने जो कहा कि मुनार्की जो है बादशाह है, हम इसको ऑटो कह सकते हैं, ये ऑटोनोमस गवर्नमेंट। वो कह सकते हैं आप उसको, लेकिन ये जौन सी आपकी है ना, ये जो मोनार्की है, अगर आप प्रेजेंट देखें ना, अब जो मोनार्की जो अभी जा रही है ना, जिस तरह सऊदी अरब में भी है, अब ये मोनार्की का सेटअप ऑटो की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, अब ये जो ऑटोक्रेटिक सेटअप खत्म होता जा रहा है, अब जाता जा रहा है ये कुछ डेमोक्रेसी और मोनार्की के सेंटर में जा रहा है। जस्ट लाइक अगर आप देखें यूरोप में क्या थी, आज तक मोनार्की थी, अभी भी उनका जो सा सिस्टम है उसके अंदर जो सा वो कंसिडरेशन है कि आपकी जो सी अभी क्वीन एलिजाबेथ जो सी गई है, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी और मोनार्की को मिला लिया है कि मोनार्की बैठी हुई है, डेमोक्रेसी के ऊपर नीचे डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा है। ये इस तरह का इन्होंने निजाम लेके आए हैं। ठीक है, जो ऑटोक्रेटिक सेटअप होता है वो आपका सही जो डिक्टेटर्स वाला निजाम होता है, जिसको आप आमिराना निजाम कहते हैं, वो होता है जिसमें पूरा जबर होता है। तो अब जबर तो सऊदी अरब में भी नहीं रहा। बात समझ आ गई आके? जी जी सर, ठीक है। क्या नहीं, गुड। अब इसके बाद ईरान अफगानिस्तान को हमने डिस्कस किया है। आपके नॉर्थ पे चले जाते हैं। आपके नॉर्थ पे मेरे बच्चों यहाँ पे ये 12 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। ये दायरे को देख लो, आपके सामने मैप पे लग रहा है। 12 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। लैंड लॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ जो सा जमीन होता है, बाय वाटर एक्सेस कहीं से भी नहीं होती। तो ये एमसीक्यूज में बहुत दफा सवाल आया, लास्ट एफआईए के पेपर का सवाल था, दे वर डैश लैंड लॉक कंट्रीज इन एशिया। तो आपके सेंट्रल एशिया में बेसिकली जो सी ये 12 लैंड लॉक कंट्रीज है। ठीक है, आपको जो कैपिटल का सवाल पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, वो भी आपका इसी हिस्से में से पूछा जाता है। इसके बाद आपके नॉर्थ पे आ जाता है चाइना। ये चाइना है। अब यहाँ पे कम्युनिस्ट चाइना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब हम आगे पढ़ेंगे हमें वो पढ़ना जरूरी है इस टाइम, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहे हैं चाइना ताइवान वॉर के कॉन्टेस्ट में, उसमें वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेजेंटली आपको पता होना चाहिए कि चाइना में कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट है। चाइना की जो आइडियोलॉजी है दैट इज बेसिकली सोशलिज्म। चाइना इज लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो चाइना के साथ ही है। पाकिस्तान की भी सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो सी हैं वो यूएस के साथ है। ठीक है, उसके बाद चाइना जो है ये 12 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आइडियोलॉजी चाइना की सोशलिज्म है। अब जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बात आगे करेंगे तब आपको सोशलिज्म समझ आएगा। इसके बाद यहाँ पे रशिया मौजूद है। रशिया इज अ लार्जेस्ट टेरिटोरियल पावर। लार्जेस्ट टेरिटोरियल पावर मींस कि सबसे ज्यादा जो सी जमीन है पूरी दुनिया में रशिया के पास है। रशिया भी 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और उसके साथ साथ रशियन आइडियोलॉजी जो सी दैट इज कम्युनिज्म। अब जब कम्युनिज्म की बात आए तो दूसरा जो जिक्र खैर आपके जेहन में आना चाहिए वो अमेरिका का आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और रशिया ये दोनों की आइडियोलॉजीज के दरमियान जो जंग रही है, जिसको आप एक कोल्ड वॉर कहते हैं, जो कि
रशिया और अमेरिका के दरमियान दो आइडियोलॉजीज के तहत रही है। वन वाज कैपिटलिज्म एंड अदर वाज कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म अमेरिकन आइडियोलॉजी है, ये जो आपके पास सिस्टम यूएस है, अमेरिका, इसकी आइडियोलॉजी का नाम कैपिटलिज्म है, जिसका बाय प्रोडक्ट डेमोक्रेसी है। और कैपिटलिज्म वाले अपनी आइडियोलॉजी में ये कहते हैं कि बेसिकली हमने अपने लोगों को मुकम्मल आज़ादी देनी है, उनके मुआशी मामलात में कोई दखल नहीं देना, और अल्टीमेट होल्ड उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर उनका होगा। जबकि जो कम्युनिज्म वाले हैं ये कहते हैं कि हमने जितना भी उनके मुआशी मामलात हैं, कोई ज़्यादा कमा रहा है थोड़ा कमा रहा है, हमने उस पर अपना इख्तियार ले लेना है और बांट के बराबर सबको देना है। दोनों की अपनी अपनी है। अगर आप इनकी बात करें तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे गुर्बत नहीं होगी, सारे बराबर होंगे। अगर आप इनकी बात करें तो यहाँ जो ज़्यादा कमा रहा है उसके पास ज़्यादा होंगे, अगर इनकी बात करें तो यहाँ जो ज़्यादा कमा रहा है उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों आइडियोलॉजीज का। सोशलिज्म जो कि चाइनीज आइडियोलॉजी है, ये आपकी इन कम्युनिज्म वालों के नज़दीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंस डाला है कि इन्होंने कहा कि हम कम्युनिज्म जितनी सख्ती नहीं करेंगे, जो कमा रहा है वो उसमें से खुद भी शेयर रखेगा, उसका जो है टैक्स की मद में, जरा ज्यादा टैक्स की मद में लोगों के लिए वो हिस्सा गवर्नमेंट को दे रहा होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर मेरे सर बच्चों ये आपको समझ आ गया तो सर वो समझो सारा करंट अफेयर समझ आ जाना। सर अगर सोशोलॉजी पे हम आएंगे तो टैक्सेस चाइना लेता है, तो पाकिस्तान या हर ममालिक में आई थिंक टैक्सेस नहीं ली नहीं, जाती है। आखिर आखिर सिर्फ टैक्स की बात नहीं है। टैक्स तो अमेरिका भी लेता है ना, अमेरिका ने भी देखे यहाँ से टैक्सेस तो लेने हैं। बेसिक जो मॉडल है इनका कि ये टैक्स लेके और कुछ नहीं करते, इन्होंने एक फिक्स टैक्स परसेंटेज रखी हुई है हर बंदे की। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास बिलियनर भी हैं, बिल गेट जैसे लोग यहाँ पे हैं। इलन मस्क यह वाला खिता छोड़ के वहां जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक मोबिलिटी है। जबकि यहाँ पे क्या है, रशिया ने तो वैसे ही सारी चीजें आपके इख्तियार में ले लेनी है ना। और चाइना ने क्या काम करना है, चाइना ने नॉर्मल टैक्स आप पे अप्लाई करना है। इवन के बच्चे पैदा करने पे अगर आप देखें, चाइना में 2 बच्चों तक जो सा कोई टैक्स नहीं है, अगर तीसरा बच्चा पैदा करें तो उस पर टैक्स लिया जाता है। ठीक है, उसी तरह जो उनका इकोनॉमी है, उन्होंने इकोनॉमी को ओपन जरूर रखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ रेगुलरिटीज हैं कि चाइना की गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा होगा। जैसे कि अगर वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई अगर इकोनॉमिकली आ रहा है तो वो ये शर्त जरूर रखेंगे कि वो लेबर जो सी वो चाइना की हायर करेगा, या इतने % लेबर चाइना की हायर करेगा। टैक्स की तो आपको एक एग्जाम्पल दी है मैंने। सर फिर आपकी नज़र में कौन सा आइडियोलॉजी ठीक है? आइडियोलॉजी अगर मेरी नजर में पूछें तो इस्लाम जैसी आइडियोलॉजी कोई नहीं। इस्लामिक आइडियोलॉजी में अगर आप देखें आज़ादी भी है। ठीक है, आज़ादी के बाद अगर आप देखें आपके तमाम तर लोगों के जो गरीब गुरबा हैं उनके हकूक पूरा करना भी जो है वो जो इस्लाम में हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। जो प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी है वो अभी भी कहीं भी इस्लाम की आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं हो रही मुस्लिम कंट्रीज में भी। अगर इनकी बात करें, इन 3 आइडियोलॉजीज की आप बात करें, तो समहाउ जो कि चाइना वाले हैं ये उनके कॉन्टेक्स्ट में बेहतर है। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो अभी भी ये जो कैपिटलिज्म वाले ये अपर हैंड पे, लोगों को आज़ादी है। मतलब कैपिटलिज्म ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं कह रहा मैं, इन तीनों में से कह लें कि लोगों के लिए फेवरेबल है जो उधर रह रहे हैं। ठीक है, देखे ना, अगर मतलब गरीब, अगर जौन अ, से जिसको आप इनकम डिस्पैरिटी कहते हैं, शायद आपको इस कॉन्सेप्ट का पता हो आके, डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं, कि अमीर गरीब में फर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो फिर ये ठीक तो रहा ना हुई। ठीक है, लेकिन क्योंकि ग्लोबली अगर बात करें कि पूरी दुनिया में से जितने बिलियनर हैं वो अमेरिका में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट बहुत ओपन है, उनकी इकोनॉमी बहुत ओपन है। तो जो कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा है उनके लिए ये ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो थोड़ा कमा रहे हैं उनके लिए ये ठीक है, और जो मिडिल क्लास है उनके लिए ये ठीक है। अच्छा, मतलब सर फिर अगर हम मिडिल क्लास या अपर क्लास, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर अपर क्लास हो तो अमेरिका में चला जाए, या मतलब अमेरिका कि जाता ही उधर है। आप देखो ना, इलॉन मस्क वो यहाँ से वहां क्यों गया है, इसलिए गया है ना। अच्छा ठीक ठीक है है, सर, मतलब कि एक बिंग पाकिस्तानी तो हमारे लिहाज से फिर सोशोलॉजी जो है वो ठीक है। पाकिस्तान में मौजें हैं, आपके पास इधर मिक्सर ही है, पाकिस्तान में क्या टेंशन है? पाकिस्तानियों के लिए तो पाकिस्तान सबसे बेहतर है यार। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, इन तीनों में। अगर पाकिस्तान में कोई बिलियनर होगा, यहाँ तो कानून ही खुद बदल लेते हैं। अभी लॉ चेंज नहीं हुआ आपके लिए, देखो इम्प्लीमेंटेशन करो लॉ की, अलग कानून ही अपना तैयार कर लो। ठीक है, अच्छा। तो जी जी पाकिस्तान का तो बिल्कुल। मेरा बेटा कंपैरिजन ही कोई नहीं ना इस टाइम जो हालात जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। खैर, यहाँ तक समझ आ गई आपको तीनों आइडियोलॉजीज? जी जी सर बिल्कुल। किसी बच्चे का कोई सवाल मेरे बच्चों, लिख के ही पूछ सकते हो, बोल के ही पूछ सकते हो।
चलें जी, गुड, आगे चलते हैं। अब उसके बाद रशिया के बाद आ जाता है यूरोप। ये भी मैं आपको पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा हूँ ताकि आपको तमाम टॉपिक्स का, तमाम चीजों को पता चल जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है। यूरोप बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, यूरोपीय यूनियन। यूरोप के जो टोटल मेंबर हैं वो 28 कंट्रीज हैं जो यूरोप में। ये पहले यूरोपीय यूनियन के मेंबर थे, लेकिन इनमें से जो सबसे जो मेन प्लेयर हैं वो ग्रेट ब्रिटेन वाले हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन वाले जो से ये अलहदा हुए हैं यूरोपीय यूनियन से, जिसको ब्रेक्जिट कहते हैं। ब्रेक्जिट एक रेफरेंडम है जो 2013 में हुआ है, जिसके तहत वहां के लोगों ने वोट किया है। रेफरेंडम कहते हैं वोटिंग को, जैसे आज चल रहा है ये रेफरेंडम ही है, ठीक है। तो ये जो वोटिंग की है कि कौन जौन सा है यू कैन से वो यूरोप के साथ रहना चाहता है और नहीं रहना चाहता। इस रेफरेंडम में ग्रेट ब्रिटेन के 51% लोगों ने कहा है कि हम यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते, बिकॉज ये जितनी कंट्रीज हैं ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ये जो है ग्रेट ब्रिटेन से कम डेवलप कंट्रीज हैं। तो यहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर का रुख कर लेते थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाते थे तो वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, और ये रीज़न बनी है ग्रेट ब्रिटेन वालों की यहाँ से अलहदा होने की। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल जन्म देता है कि पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन का जो सा दर्स देने वाले खुद ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहे हैं। यानी कि ये ग्रेट ब्रिटेन का अलहदा होना, इट बेसिकली यू कैन से यू कैन से प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म। ये इन्होंने बताया कि नेशनलिज्म ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद जनाब यहाँ से आपने ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्रॉस किया और आप आ गए इस साइड पे। यहाँ बैठा है सबसे बड़ा ये की प्लेयर जिसका नाम अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका, सर, जी जी आगे। आपने यहाँ पर सर एक टर्म यूज किया नेशनलिज्म, जी जी सर उसको थोड़ा डिफाइन करें। जी बेटा, वेरी गुड, आपने अच्छा किया पूछ लिया। नेशनलिज्म और मैंने दो टर्म यूज की, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। ये जो यूरोपीय यूनियन थी, ये इन्होंने अपने सारे यूरोप को इंटरकनेक्टिव कर दिया था कि इधर का बंदा बगैर पासपोर्ट के चाहे लेटवा में चला जाए, लेटवा का बंदा चाहे यहाँ से ब्रिटेन में आ जाए, चाहे वो यहाँ से फिरता फिरता जर्मनी में आ जाए, जहां मर्जी काम करे, जहां मर्जी रहे, सिंगल करेंसी, सिंगल लैंग्वेज, ये वो सारी बातें इन्होंने अपनी यहाँ पे कर दी थी, ठीक है। इसके बरक्स नेशनलिज्म क्या है? अमेरिका में ट्रंप एक बात करता था, अमेरिका फर्स्ट करता था ना, शायद आप लोगों को याद हो। अमेरिका फर्स्ट यानी कि पहली तरजीह हम अपने जाती मुल्की मुफाद को देंगे, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। क्लियर? नेशनलिज्म मीन द टॉप प्रायोरिटी विल बी योर ऑन नेशनल करवाना। इंटरेस्ट, ठीक है। और यू विल नॉट बी सो मच ओपन फॉर द वर्ल्ड, इंस्टेड you will basically focus on your own you can say opportunities or your own interest। अच्छा सर, और सर जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे हमारी यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, तो हम उसको ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं? अब तो टूट गई है ना, वही तो बता रहा हूँ, वो ग्लोबलाइजेशन की सबसे अच्छी एग्जांपल थी ना, अब टूट गई है। ये इसका टूटना जो है ये नेशनलिज्म की एग्जांपल है कि दुनिया अब नेशनलिज्म की तरफ जा रही है। दूसरी बड़ी एग्जांपल, जिस तरह ये कोविड फैला था आपका, इसको भी एंटी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता था कि अगर वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टिव ना होता तो ये चाइना की बीमारी चाइना में रहनी थी। देखो ना, मतलब यहाँ पे ये बीमारी थी, यहाँ से ये नेशनल पूरी दुनिया में फैल गई। सर, हम नेशनलिज्म को सेल्फिशनेस कह सकते हैं? सेल्फिशनेस है, सिंपली सेल्फिशनेस है। ठीक है सर। बाकी बच्चों को कोई सवाल क्लियर? अब जब हम डिस्क्रिप्टिव में मेरे बच्चों अमेरिका को पढ़ेंगे, तब हमारे लिए इसके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले तो पाकिस्तान के साथ इसका जो रिलेशन रहा है 1947 ऑनवर्ड्स, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट अभी है, न्यूक्लियर जो टॉक शुरू हो गई है, उसके बाद अमेरिकन अप्रोच टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये जो आपका रीजन है, इसके अंदर इनकी क्या अप्रोच है, और अमेरिका यहाँ बैठ के अफगानिस्तान में आखिर क्या अचीव करना चाहता है, क्या चाह रहा है। और ये जो सारा रीजन है जो आपके इस टाइम बैठे हुए हैं, ये सारे जो अफ्रीकन रीजन है, इसको उन्होंने अभी तक अपना कॉलोनाइज रखा हुआ है। इससे आगे अगर आ जाओ तो ये वाला रीजन जहाँ पे इस टाइम कोल्ड वॉर जारी है, जो अमेरिका के लोहे करम पे है, और अफगानिस्तान में बैठना चाह रहा था जो वो नहीं बैठ पाया, और सिर्फ नेशनलिज्म की पॉलिसी के तहत जो है ट्रंप ने वहां से निकलने की अनाउंसमेंट की थी कि हम अपना इकोनॉमिक नुकसान कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में टेररिज्म ना फैले, तो हमें क्या हासिल है। हालांकि इस टेररिज्म के रूए रवां भी अमेरिका वाले खुद ही थे। उसके बाद जनाब ये कनाडा आ जाता है। कनाडा इज यू कैन से द प्लेस वेयर द मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट आर करंटली गोइंग। इमिग्रेशन पॉलिसी कनाडा की थी, इमिग्रेशन पॉलिसी 2021, जिसके तहत पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जॉन से इस टाइम वो कनाडा जाने को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ से और कोई सवाल आपसे रिलेटेड नहीं आना
ना डिस्क्रिप्टिव में आना है, ना एमसीक्यूज में आना है कि इमिग्रेशन पॉलिसी का या ये बॉर्डर का पता लग जाए आपको। 49 पैरेलल लाइन जो है, ये बॉर्डर है जो यूएस और कनाडा के दरमियान है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा आपका सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, और ये वाला हिस्सा आपका साउथ अमेरिका कहलाता है। अब ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं यहाँ पे नीचे वाले हिस्से पे, अब सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ, ये जो साउथ अमेरिका है, इसको इंटरकनेक्ट जो करता है वो सेंटर में ये कैरिबियन सी। बड़ा दफा पेपर में इसका एमसीक्यू आता है आपके। अब ये कंट्री सारी स्पोर्ट्स लिविंग कंट्रीज हैं, इधर से कोई सवाल नहीं आता। एक एमसीक्यू यहाँ पे आता है जो आपकी अमेजोन फॉरेस्ट है, ये अमेजोन फॉरेस्ट आपकी इस जगह पे है, और इसका 60% पार्ट ब्राजील में, बाकी ये साइड पे जो 6-7 कंट्रीज है उनमें फैला हुआ है। ठीक है, ये आपकी डिस्कशन होगी सारी ग्लोबल मैप के बारे में। अब उसके सर साथ कौन साथ सी चीज, सर ब्राजील में कौन सी चीज आती है? ब्राजील में आती है जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, अमेजोन फॉरेस्ट, उसका जी जी सर। 60% ब्राजील में आता है, वर्ल्ड अच्छा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट का। ये अच्छा एमसीक्यू सर, आता है। यहाँ पर एक जो मेक्सिको ये कंट्री है, यहाँ पर जी जहाँ जी, पर ये येलो कलर का है, ये क्या बिल्कुल ये एक स्टेट भी है क्या कोई अमेरिका में? देखिए मैक्सिको स्टेट भी बिल्कुल है, और ये बेसिकली जो सा है ना, ये समझ लें अमेरिका का एक बिगड़ा हुआ पार्ट है। इन सारे हिस्सों को अमेरिका ने कॉलोनाइज रखा है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, ये बेसिकली 1650 के बाद की सारी कार्रवाई है। ठीक है, सर 1650 की जो हिस्ट्री है ना, मतलब आप जी। उसको आएंगे 1400 से लेकर 1650 तक, ये सारा काम करने वाले ये थे, जिधर एरो लेके गए यूरोप वाले। इन्होंने 13 कॉलोनीज यहाँ पे सेटल की थी। इन 13 कॉलोनीज ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट अनाउंस किया। यूनाइटेड स्टेट अनाउंस होने के बाद इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया इस हिस्से को भी और इस हिस्से को भी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आजाद होते गए, लेकिन मैक्सिको जो है, ये अभी तक जो है यू कैन से एक सेपरेट है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये है अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ही सारा। सर सर जो मैंने एक बुक स्टार्ट किया है, वाई नेशन फेल, ठीक है हम्म सर। तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी, मतलब कि पहले तो ये अमेरिका मेक्सिको वाला इशू मतलब उन्होंने लिखा है। तो हम्म वहां पर सर मुझे कुछ मैप में मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। आपने, हम्म मैं इसलिए टच कर रहा हूँ, मे भी हिस्ट्री में चली गई जाए चीज, लेकिन हम्म, हम अमेरिका डिस्कस करें तो मैं इसलिए आपसे शेयर करता हूँ, जी मतलब जी, पूछना जरूर जरूर चाहता जरूर। हूँ। मैंने एक किताब पढ़ी हुई है। नो सर, पहले फर्स्ट टाइम है ये। अच्छा, नहीं मैंने पढ़ी हुई है, वाइल्ड नेशन फिल्म बड़ी अच्छी बुक है ये। जी जी सर। अच्छा। अब अच्छा आप सर। जो पूछना चाह रहे हैं वो बताएं। जी सर, उसमें जो है ना बुक में एक अरिजोना, नोगेल्स एंड सोनोरा, हम्म ये स्टेट्स हैं या कोई सिटीज हैं, आई डोंट नो, हम्म, कि उनके बारे में कह रहा है कि लेकिन ये मैप में भी नहीं मिल रही है अभी। नहीं नहीं यार, ये जो एरिजोना है ये स्टेट है यूएस की, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये आपको बता रहा हूँ ना कि स्टेट थी जिन्होंने यूएस के साथ अटैचमेंट की थी, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, इन्हीं जी जी। स्टेट्स में मिलके जौन सा है ना यूएस बनाया था। मतलब कि ये वो कंपेयर कर रहा था एरिजोना और सोनोरा को, हम्म कि वो नॉर्थ में है, वो साउथ में है। हम्म और उस पे एक अमेरिका ने वार भी किए हुए हैं हम्म मेक्सिको के ऊपर, और अपने मतलब कि वो उनका ये था कि जब स्पेन ने 1821 में जब आज़ादी ली थी मेक्सिको हम्म स्पेन से, तो हम्म। अमेरिका का ये ब्लेम था कि अच्छा, अब आपने इसमें ना पेंसिल्वानिया का बड़ा जिक्र सुना होगा। किसका सर? पेंसिल्वानिया भी एक स्टेट है अमेरिका की, जो अमेरिकन फेवरिज्म के साथ थी। इनका ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे ही है। ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको अमेरिका का नजर आ रहा है ना, ये जी जी स्टेट्स सर। मैंने आपको बताया कि अमेरिका की 13 स्टेट्स ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस कर दी। ठीक है, अच्छा। अब 13 जी जी सर। स्टेट्स में से कोई स्टेट जो नहीं मान रही थी या जो ज्यादा हिस्सा लेना चाह रही थी, उनके साथ फिर इनकी आपस में सिविल वॉर्स हुई। इनको सिविल वॉर जी, कहते हैं हम बेसिकली। मैक्सिकन अमेरिकन वार भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल 1846 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो में मैक्सिकन हुई। अमेरिकन वॉर है वो भी इसी का हिस्सा ही है ना। बेसिकली जी अमेरिका वायलेशन फेल की जो मेन है ना, उसमें सबसे बड़ी जो चीज का उन्होंने क्रक्स है वो ये है कि इनको फेल कराने के पीछे भी किसी एजेंडे का हाथ होता है, जो सारी गेम चल रही होती है। और वो एजेंडे का हाथ क्या होता है कि उन्हें स्टेबल ही नहीं होने दिया जाता कि वो किसी पावरफुल कंट्री के सामने खड़ी हो सकती है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, मतलब ये तो सारा मेक्सिको और ये मतलब सारी स्टेट्स वहीं पर ही हैं जो जी जी एक जी, ये इस जगह पे ये सारा मैक्सिको ये आ गया येलो वाला हिस्सा, और ये जो स्टेट की आप बात कर रहे हैं कि इधर ही पाई जाती है सारी, यानी कि अच्छा। साउथ अमेरिका में, अमेरिका के नीचे वाले हिस्से में। ये वाला हिस्सा अमेरिका का साउथ है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये देख लें। जी जी सर। अच्छा सर, एक कैलिफोर्निया, जो आई थिंक एक हॉलीवुड का हेडक्वार्टर भी है। बिल्कुल, जिसको जिसको सन राइजिंग स्टेट कहते हैं, कि सूरज जी जी वहां से सर। निकलता है। ये सर, लेकिन सर यहाँ पर एक यूज किया हुआ है वेजा, वेजा कैलिफोर्निया, वी जी आई जी ई जे।
तो वो ये कैलिफोर्निया वही सेम टू सेम वही है या सेम ये सेम कुछ सेम और? सेम सेम, ये उसमें जौन सा डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट नाम है। अच्छा, ठीक है सर। जिस तरह बस लाहौर कंटिन्यू। वालों में अब आप देखते नहीं कि वो नवा लाहौर का आ गया हुआ, जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, वो एक पहले स्टॉप ही बकायदा बन गया न्यू लाहौर। हमारा तो फिर पंजाबी स्पीकिंग है, वो एक नवा लाहौर, उसका नाम ही अलग आ गया हुआ, वो है लाहौर से बाहर वैसे। जी, जी सर, ठीक है सर, कंटिन्यू करें सर। अब अमेरिका से जब आप आगे जाते हैं, ये पार्ट आपने देख लिया, फिर ये वाला पार्ट आता है, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ये लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज है, जिनका कोई दुनिया में रोल नहीं, ना इनके बारे में कोई सवाल आपसे किसी भी दौर में पूछा जाना। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है ये पार्ट जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं। ये जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है मेरे बच्चों, पूरी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है। क्यों बताओ, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में क्या है? सर एनर्जी ऑयल रिसोर्सेज। रिसोर्सेस। वेरी गुड, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दिस पार्ट इज बेसिकली ओनिंग 60% ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज। और इस पार्ट के पास इतनी ताकत है कि इस टाइम जो आपका ये जो आया हुआ है, आपका इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ है, ये आपका सिर्फ रशिया और सऊदी अरब की टेसल की वजह से आया हुआ है। अगर सऊदी अरब अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दे तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ऑयल सस्ता हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, तो ये जौन सी पावर है, ये आपकी इस रीजन में बिलोंग करती है। तो इस रीजन में एक तो आपकी एनर्जी पॉलिटिक्स इस रीजन से ऑपरेट हो रही है, दूसरा जो इस रीजन का इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे जो सेक्टोरियल वॉरफेयर है, कि मुसलमानों की ये होली प्लेसेस हैं दोनों ही, ईरान भी और सऊदी अरब भी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान इन दोनों को डिस्टेबलाइज रखने के लिए वही वाई नेशन फेल में जो लिखा गया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो अमेरिका और रशिया, जिनकी कोल्ड वॉर जो सी जारी रही आपकी सारी 19th सेंचुरी में भी, जस्ट यू कैन से टू प्रूव देयर हेजमोनिक रोल ऑन द ग्लोब, जो इनकी कोल्ड वॉर जारी रही, उसी कॉन्टेस्ट में अगर आप बात करें तो ये अभी भी लड़ रहे हैं आपके इधर भी सिर्फ आपकी ऑयल पॉलिटिक्स को, एनर्जी पॉलिटिक्स को काबू करने के लिए। उसके साथ साथ ही इस रीजन को जिसको आपके सामने मार किया गया है, ये जो आपका साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 न्यूक्लियर पावर्स थी। वो कौन कौन सी थी अगर आप देखें, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, और उसी के साथ साथ ईरान भी इस चेन में शामिल हो चुका है अनऑफिशियली, जिसकी वजह से अमेरिका इस पे सैंक्शन इम्पोज कर रहा है। सो दिस इज नाउ यू कैन से द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, इनके आपस में ताल्लुकात हो जाएं, तो ये खिता पूरी दुनिया को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अमेरिका यहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं आने देता और इनको आपस में लड़वा के रखता है। अच्छा सर, यहाँ पर जो अभी बाइडेन का सर जो आया ये बयान सामने, उसका क्या इशू जो है बेटा वो? बाइडेन का इस बयान सामने आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। वो आपके न्यूक्स के बारे में बात कर रहा है कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन है वो सेफ नहीं है, मतलब इन सेफ हैंड नहीं है। ठीक है, बेसिकली व्हाट दे एक्चुअली वांट इज कि उन्हें पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो अजीज नहीं है। दे डोंट वांट टू सी पाकिस्तान नियरेस्ट टू चाइना। वो चाहते हैं पाकिस्तान हो तो वो यू कैन से इनडायरेक्टली अमेरिकन कॉलोनी हो। जब पाकिस्तान उनके आगे थोड़ा सा आकड़ता है तो वो कहते हैं नहीं भैया, आपने हमारी मानने नहीं, हमने आपके खिलाफ हो जाना, सिंपल। तो ये हम कह सकते हैं कि वो आर इंडिपेंडेंस। वी आर इंडिपेंडेंट, बट व्हेन जब आप मकरूज होते हैं तो इंडिपेंडेंट होते हैं। आपने तो गाड़ी बैंक से किस्त पे ली हो, अल्लाह के बंदे, ते मान नहीं होता ते फिर यू कैन से एज ए नेशन हमने सारी जीवन से आईएमएफ के मकरूज हैं सारे यहाँ पे। क्या ख्याल है? ठीक है, तो वी आर इंडिपेंडेंट इन यू कैन से द बुक टर्म्स, बट व्हेन वी आर बेसिकली टोटली डिपेंडेंट ऑन आईएमएफ, then our policy is not independent, our policy is formulated in other hands। आपकी पॉलिसी यहाँ से यहाँ पे ऑपरेट हो रही होती। जी सर, एग्जैक्टली यही चीज है। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था। इसके रिलेटेड अगर आप स्लाइड्स की बात करें तो आपको तमाम डाटा हमने खुद प्रोवाइड करना है। ठीक है, सर कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का आपका? व्हाट्सएप ग्रुप बेटा, ये आपकी जिन लोगों ने आपको नंबर दिए हैं ना, ये जो आपको जी लिंक दिया है, उनसे आप जी। कांटेक्ट करें। हमारे रेगुलर क्लासेस जौन सी हैं वो स्टार्ट हैं कल परसों से। वो आपको सारा जौन सा प्रोसीजर भी बताएंगे और वही आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है सर। जी बेटा, एडमिशन आपके ओपन है। ठीक है, फी डिटेल वगैरह सारे आपको आपके कोऑर्डिनेटर ही देंगे, जिन्होंने आपको मैसेज किए हैं। और जिस लिंक पे आपने जो आए हैं, वो जिसने आपको लिंक भेजा है, आप उनसे रब्ता करें, वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। वो आपको सारी फी डिटेल, कोर्सेज डिटेल, क्लासेस डिटेल, टाइमिंग डिटेल, सब कुछ वही देंगे। ठीक है सर। कैसी रही है क्लास बच्चों? कोई सवाल? चीज़ें समझ आई हैं, आसान लगी हैं?
सर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सर आप ने ऑस्ट्रेलिया वाला सीन थोड़ा कट कर ऑस्ट्रेलिया दिया। वाले सीन पे हम नहीं गए, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया पे भी चक्कर लगा लेते हैं। अब जो ये वाला सीन है ना, ये वाला रीजन, आपका ये रीजन इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। और आपकी एक न्यू एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, जिसके अंदर यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे हो रहे हैं टू काउंटर चाइना, और यू कैन से डेवलपिंग चाइना, जिसको उन्होंने ऑस्पाक जिसका नाम रखा है। ठीक है, यूएस, यूके, ये इनका जो से इनके एब्रीवेशन है। अब ये जो रीजन है मेरे बच्चों, ये इकट्ठा हो रहा है जस्ट टू यूज दिस प्लेस। इसके अंदर स्ट्राइट्स ऑफ मराका एक ऐसी जगह है जिसको अगर बंद कर दी जाए, या मलेशिया के पास आती कहीं पे, यहाँ पे है स्ट्राइट्स ऑफ मराका, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो दुनिया की जो 85% ट्रेड है वो डैमेज हो सकती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे डैमेज हो सकती है। ये जो बच्चों मैं आपके साथ क्लास में डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ आपको इन फॉर्म ऑफ नोट्स मिलना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो भी ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, आपकी पूरी दुनिया की जो ट्रेड है, ये सारी जो भी क्लास में हमने पढ़ा है, ये सब कुछ वो लिखा हुआ है, ये आपको सारे नोट्स भी मिलने, सारी चीजें इसी तरह आपको मिली जानी। एक सेकंड में आपको ये जो अभी बात बता रहा हूँ वो भी साथ दिखाता हूँ मेरे बच्चों। ये देखें, ये आपकी सेकंड लेक्चर की जो स्लाइड है इंडियन ओशन वाले, अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया सारे कोर्स का। ठीक है, ये स्ट्राइट्स ऑफ मराका जगह है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ से 35% ऑफ ट्रेड ऑफ ऑयल यहाँ से गुजरती है, और पूरी दुनिया के ट्रेड रूट ये है। अगर इस एक पॉइंट को रोक दिया जाए तो चाइना से जाने वाली सारी ट्रेड डैमेज हो जाएगी। अब ये जो न्यू ग्रुप बन रहा है, जिसके अंदर आपके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके हैं, इनमें अगर आप देखें तो इन लोगों को बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? ये बेसिकली प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों कि ये चाइना को यहाँ से जौन सा काउंटर करना चाह रहे हैं। और चाइना ने क्या काम किया है? सीपेक और ओबीओआर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव टू रिस्टोर दी लैंड ट्रेड रूट विद यूरोप, उसे एस्टेब्लिश कर रहा है टू काउंटर दी, यू कैन से द रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके इन द रीजन। बात समझ में आ गई बच्चों? ये एक पूरी दुनिया का आसान तरीन चक्कर मैंने आपको लगवाया है। यास्मीन बेटा, ये लेक्चर नहीं, ये ट्रायल क्लास है। लेक्चर फॉर्मली आपके भी आगे शुरू होंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से परसों से आपके फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट हैं। आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रब्ता करें, वो आपको सारी फी डिटेल बताएंगे, एडमिशन फॉर्म वगैरह बताएंगे, और इंशाल्लाह परसों से लेक्चर स्टार्ट है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर दूं, हमारा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ये सर्विसेज नहीं दे रहा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर लेक्चर मिस भी हो जाता है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके बाद आपकी जौन सा है तमाम तर जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए हमारे 3 से 4 कोऑर्डिनेटर मुस्तकिल ग्रुप में आपके साथ मौजूद होते हैं। कोई नोट्स आपको चाहिए, कोई डाटा चाहिए, सारा डाटा हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यू फॉर्म का भी और सीएसएस का भी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी लास्ट एफआईए का रिजल्ट आया है, तो हमारे तकरीबन 15 से 16 स्टूडेंट जो से वो एफआईए में गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह को 30 स्टूडेंट हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और अल्लाह के शुक्र है 250 लोग तकरीबन हमारे तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और कोई सवाल जो पूछना चाहें इदारे के बारे में, कोर्स के बारे में? सब क्लियर है बच्चों? फीस बेटा, फीस डिटेल आपको वो आपके कोऑर्डिनेटर जी बताएंगे, मुझे नहीं पता, उनसे आप कांटेक्ट करें। क्लासेस आपकी इंशाल्लाह 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, 2 दिन तो देंगे लोगों को। सर 8 बजे ही होंगे क्लास स्टार्ट? क्लास टाइम बेटा आपका यही होगा जो आपको, क्योंकि जॉबियंस होते हैं लोग, तो उनके लिए हमने इवनिंग ही रखा है, 7 बजे के बाद ही क्लासेस होती है। अच्छा सर। जी, और किसी का कोई सवाल? सर आपके एकेडमी का नाम क्या है? एकेडमी का नाम है VNCSS इंस्टीट्यूट। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 कैंपस है लाहौर में, और ऑनलाइन अल्लाह का करम है कि हम लोग पिछले 3 सालों से पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑनलाइन हमारा जौन सा है वो सेटअप ऑन कैंपस से भी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमने आपके ऑनलाइन सेटअप को भी ऑन कैंपस जैसा ही बना दिया। लेकिन जी सर, आखिर जब एकदम सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप वैसे ही हमसे बात कर रहे हैं जैसे क्लास में कर रहे हैं, तो ये कोई इदारा आपको अलाउ नहीं करता। बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल से क्लास से भी ये बेहतर है, क्योंकि सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर हैं, सानिया मौजूद है, हमारी ओल्ड स्टूडेंट अलीशा मौजूद है। बेटा ज़रा बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो आपने हमसे सीखा और हमारे साथ टाइम गुजरा, और क्या न्यू आने वालों को आपने बताएंगे।
अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ जी यू, वालेकुम कैसे आप सब सलाम। ठीक है? जी सर। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस शुरू में जब मैं इस फील्ड में आई तो बहुत बैड रहा। मैंने बहुत से ऐसी अकेडमी ज्वाइन की जिसमें लाइक ऐसा कोई नहीं था सेटअप कि हमें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएं या हमें ऑन द स्पॉट हमारे क्वेश्चंस के आंसर किए जाए और हमें एक फैमिली की तरह लेकर चला जाए और हमारे साथ एक लॉयल्टी दिखाई दे टीचर्स की होती है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स की तरफ। इस इंस्टीट्यूट में मुझे आगे पता चला एंड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 17 ग्रेड की पोस्ट का टेस्ट क्लियर किया है पाकिस्तान आर्मी में फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कैडेट कैप्टन डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस में। तो मैं अब ISSB फॉर्म तक गई हूँ, मैं अभी कॉल के वेट में हूँ। तो इस इंस्टीट्यूट को मैंने 2 मंथ्स से थे ज्वाइन किया था। 2 मंथ्स बाद मेरा टेस्ट था ये 18 जुलाई को एंड मैंने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं फर्दर भी यहाँ पर अभी मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है और मैं अब नेक्स्ट भी काफ़ी टेस्ट दूंगी इंशाल्लाह ताला। आई विल क्लियर। एंड मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम एंड मनी वेस्ट ना हो तो आप जरूर इंस्टीट्यूट में आए, आपको रेग्रेट नहीं होगा कि आपने क्यों ज्वाइन किया। जी स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट रिव्यू आपके सामने आ गया है। बाकी हमारा VNCSS नेटवर्क के नाम का पेज भी आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। VNCSS नेटवर्क के नाम का फेसबुक पेज भी देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद है। बाकी अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। कोई सवाल तो नहीं किसी का जी? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन रेगुलर क्लासेस। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।